वैज्ञानिकों ने हमें पिछले 40 सालों से बेवकूफ बनाया है। देखो, जब भी बात आती है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की, तो हमने सबको उनके रिस्पेक्टिव फॉर्म्स के रूप में ही इमेजिन किया है। लाइक मंगल ग्रह लाल दिखता है, यूरेनस हल्का व्हाइटिश दिखता है और नेपच्यून डार्क ब्लू कलर का दिखता है। बट दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग, क्योंकि नेपच्यून का कलर डार्क ब्लू है ही नहीं, बल्कि हम पिछले 40 सालों से इसीलिए मिसलीड होते रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक छोटे से नोट पर ध्यान नहीं दिया। आखिर कौन सा था वो नोट जिसने कॉस्मोलॉजी के इतिहास को बदल कर रख दिया? और अगर नेपच्यून डार्क ब्लू कलर का नहीं दिखता तो उसका असली रंग क्या है? well, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, में नेपच्यून की सबसे पहली तस्वीर मिली थी साल 1989 में, जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट मानव इतिहास का ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसने नेपच्यून के पास से गुजरकर उसकी ढेर सारी तस्वीरें खींची। अब इन तस्वीरों को आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगर जिस पब्लिकली रिलीज्ड इमेज ने ये फैक्ट कॉमन बिलीफ में एस्टैब्लिश किया था कि नेपच्यून डार्क कलर का है, वो थी ये वाली तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे नेपच्यून का कलर डीप ब्लू या फिर नेवी ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इमेज के पब्लिक होते ही सबने ये अज्यूम कर लिया कि नेपच्यून इसी रंग का दिखता होगा। बट व्हाट पीपल फॉरगॉट वाज कि ये नेपच्यून की एक्चुअल तस्वीर नहीं थी, बल्कि वॉयेजर से आने वाले डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्रेजेंट किया गया एक क्लोज रिप्रेजेंटेशन था। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि वॉयेजर असल में किस तरह से तस्वीरें खींचा करता था और फिर वैज्ञानिक उसे प्रोसेस कैसे करते थे। दरअसल जैसे हमारे आजकल के कैमरास डायरेक्टली फोटोज खींचकर उसे प्रोसेस करके शो कर दिया करते हैं ना, उसके ऑपोजिट वॉयेजर के फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स इस तरह से नहीं डिजाइन थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वॉयेजर 2 के कैमरास एक ही प्लैनेट की मल्टीपल इमेजेस खींचा करते थे और सारी अलग अलग कलर शेड्स में। और फिर वैज्ञानिक उस प्लैनेट की एक्चुअल इमेज ऑब्टेन करने के लिए उन सभी कलर शेड्स को एक दूसरे में ज्वाइन करके एक कलेक्टिव इमेज बनाते थे जो हमारे सामने शो करी जाती थी। नाउ आई नो कि बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए होंगे, तो इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप वगैरह 3 कलर चैनल्स को प्रोड्यूस करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिन्हें RGB कलर्स कहा जाता है। अब अगर सपोज करो कि हम एक रेनबो और ब्रिज की तस्वीर को कंप्यूटर की नजरों से देखते हैं, तो वो उसे कुछ इस तरह रीड और कैप्चर करता है। वो रेड को अलग, ब्लू को अलग और ग्रीन को अलग तरह से रीड करता है, लेकिन जब बारी आती है हमें आउटपुट डिस्प्ले करने की ना, तो वो इन तीनों कलर्स को मर्ज कर देता है और फाइनली हमें कुछ इस प्रकार की एक कंप्लीट इमेज नजर आती है। नाउ वैज्ञानिकों ने भी ठीक ऐसा ही किया था। अलग अलग कलर इमेजेस को एक मल्टी ह्यूड कॉम्पोजिट इमेज में सबमर्ज करके उस इमेज के ऊपर कुछ एनहांसमेंट की, जैसे कि नेपच्यून के बैंड ऑफ क्लाउड्स को थोड़ा और एनरिच किया ताकि वो बाकी तस्वीर से स्टैंड आउट कर सके, और हमारे सामने नेपच्यून के इस तस्वीर को प्रेजेंट किया जिसने हमें दशकों तक भ्रमित करके रखा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि नासा द्वारा रिलीज की गई इस इमेज को सबने एक्सेप्ट ही कर लिया हो, बल्कि इस इमेज के सामने आने के बाद ना नेपच्यून को और खास करके उसके कलर्स को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिनमें से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी यूरेनस के कंपैरेटिवली नेपच्यून का कलर डार्कर होना, और इसे सालों तक ढेर सारी एजेंसीज ने कवर भी किया था। अब देखो, इशू क्या था ना कि नेपच्यून और यूरेनस दोनों का केमिकल और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन काफी आइडेंटिकल था। दोनों ही आइस जायंट्स थे और दोनों के साइज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मगर फिर सवाल ये आ रहा था कि जब यूरेनस और नेपच्यून को लेके सब कुछ इतना ज्यादा सिमिलर है, तो फिर दोनों के कलर और अपीयरेंस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वेल, इस टॉपिक पर हमने भी 1 अक्टूबर साल 2022 के दिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पब्लिश की थी, जिसमें हमने डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस मिस्ट्री और डिफरेंसेस को क्लियरली एक्सप्लेन किया था, जिसे अगर इन शॉर्ट बताना हो तो ऐसा पाया गया था कि नेपच्यून का एटमॉस्फेयर यूरेनस के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एक्टिव है, जिस वजह से जहां यूरेनस पर बादल और हेज इकट्ठे होकर ऊपर से देखने पर यूरेनस की अपीयरेंस काफी हेजी बना देती है, तो वहीं पर नेपच्यून पर ज्यादा एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होने की वजह से बादल और हेज किसी एक पॉइंट पर लंबे समय के लिए नहीं टिक पाती, और इसीलिए नेपच्यून का ब्लूइश कलर ज्यादा क्लियर निखर कर आता है। ऑल्दो यहाँ पर यह क्लियर करना भी जरूरी है कि आज भले ही हम ये समझ चुके हो कि हम नेपच्यून के कलर को मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उस वीडियो का डेटा या फिर उस वक्त की गई रिसर्चेस गलत हो जाती है, बल्कि वो सारा डेटा आज भी उतना ही एक्यूरेट है जितना कि उस वक्त था। हालांकि इस रेवलेशन के बाद भी नेपच्यून और यूरेनस के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर खोज रुकी नहीं, और इसी कड़ी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर पैट्रिक इरविन की स्टडी पब्लिश हुई।
प्रोफेसर पैट्रिक ने अपनी स्टडी में एक ऐसी बात का जिक्र किया जिसे वैज्ञानिक भूल चुके थे। उन्होंने बताया कि इमेजेस को रिलीज करने के बाद ही वैज्ञानिकों ने यह क्लियर कर दिया था कि इमेजेस के कलर्स को आर्टिफिशियली सैचुरेट किया गया है। अब ये बात ध्यान में रखी जाए, इसके लिए ही इमेजेस को कैप्शंस के साथ भी रिलीज किया गया था, मगर कुछ समय बाद ये कैप्शंस ऐसे गायब हो गए जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। अब इस केस को देखते हुए रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के डेप्यूटी डायरेक्टर रॉबर्ट मैसी ने कंफ्यूजन क्लियर करते हुए बताया कि इमेजेस को इनहैंस करना एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च का काफी कॉमन प्रोसीजर होता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत नहीं किया गया, बल्कि ये कलर सैचुरेशन सिर्फ इसीलिए ऐड करी गई थी ताकि नेपच्यून के फिजिकल फीचर्स को हाईलाइट करके और ज्यादा एविडेंट बनाया जा सके। जैसे कि इस केस में नेपच्यून में मौजूद बादल, बैंड और वहां चलने वाली विंड्स और स्टॉर्म्स को हाईलाइट करने के लिए किया गया था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेपच्यून के लिए ही किया गया हो, बल्कि हर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी के लिए ये चीज फॉलो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नीर कैम से ली गई इस इमेज को जब रिलीज किया गया था ना, तब इस इमेज को भी इनहैंस किया गया था ताकि अरोराज और बाकी फीचर्स को हाईलाइट किया जा सके। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जुपिटर वाकई में ऐसा ही दिखता है और ऐसा ही ग्लो किया करता है। नेपच्यून के केस में उसके फीचर्स को हाईलाइट करने के चक्कर में उसके ब्लू कलर को और डीप किया गया, और जब पैट्रिक को यही चीज ध्यान आई तो उन्होंने फिर पहल शुरू की नेपच्यून की एक्चुअल एक्यूरेट तस्वीर जनरेट करने की। एंड दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। अब इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था यूरेनस का ढेर सारा रॉ डेटा, गौर से सुनना, प्रोसेस नहीं बल्कि रॉ डेटा, और वॉयेजर ने इतना रॉ डेटा नहीं कलेक्ट किया था जिससे कि सोलरली इस काम को अंजाम दिया जा सके, जिस वजह से प्रोफेसर और उनके कलीग्स ने दो इक्विपमेंट्स के डेटा को यूज करने की सोची, एक नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप और दूसरा ESO का वेरी लार्ज टेलीस्कोप। अब देखो, हबल के स्पेस टेलीस्कोप इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ और VLT के मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर से नेपच्यून के कलर के वेरियस स्पेक्ट्रम्स को कैप्चर करने की कोशिश की गई। क्यों? वेल, इसके पीछे बहुत सी बेसिक साइंस है। हम सभी जानते हैं कि लाइट कई सारे स्पेक्ट्रम्स में फैली होती है और अलग अलग वेवलेंथ्स पर हमें हर एक चीज अलग तरीके से दिखाई देती है। क्योंकि देखो, किसी वेवलेंथ में जहां कोई एलिमेंट ज्यादा हाईलाइटेड होता है ना, तो वहीं पर दूसरी वेवलेंथ पर बहुत सी डिटेल्स मिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जुपिटर के इस इमेज को देखिए जिसमें उसे 3 अलग अलग वेवलेंथ्स में कैप्चर किया गया है, और आप देख सकते हैं कि इन तीनों के ही क्लैरिटी और डिटेल्स में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा जा सकता है। इस चीज को हम प्रैक्टिकली अपने कई प्रीवियस वीडियोस में शो कर चुके हैं, मगर इन्हीं वेवलेंथ्स को अगर सही तरीके से स्टडी किया जाए तो हमें उस ऑब्जेक्ट का ट्रू नेचर और कलर मिल जाता है। अब देखो, एक और बात यह भी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेक्ट्रोस्कोपी करने से हमें एक बेटर और क्लियरर इमेज मिलती है, जिस वजह से क्लैरिटी और डिटेल्स दोनों ही नजरियों से इस खोज के लिए स्पेक्ट्रल डेटा का इस्तेमाल करना एक परफेक्ट चॉइस थी। और उसी स्पेक्ट्रल डेटा को निकालने के लिए पैट्रिक ने इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की ओर रुख किया। और बस फिर क्या था, ढेर सारे स्पेक्ट्रल रॉ प्रोसेस डेटा को वॉयेजर के इमेजेस के साथ कंपेयर करने के बाद ढेर सारे अमेंडमेंट्स किए गए, और इतनी लंबी प्रोसेसिंग के बाद हमारे सामने आई नेपच्यून की नई और इस बार एक एक्यूरेट इमेज, जिसमें एनहांसमेंट करके कुछ भी हाईलाइट नहीं किया गया और सब कुछ ट्रू टू इट्स ओरिजिन रखा गया। और उस तस्वीर को इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, ये देखने में भले ही यूरेनस की ही कोई दूसरी इमेज लग रही हो, बट दिस इज हाउ नेपच्यून ट्रूली लुक्स, जिसको देखकर इरविन खुद भी शॉक्ड हो गए थे। टर्न आउट कि नेपच्यून एक्चुअल में यूरेनस से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं था, बल्कि जिस तरह यूरेनस हल्के ग्रीनिश ब्लू शेड का अपीयर होता है ना, वही सेम ग्रीनिश ब्लू शेड नेपच्यून के कलर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। हावेवर, इन दोनों में फिर भी एक डिफरेंस है। अगर आप इन नई और एक्यूरेट इमेजेस में भी देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि नेपच्यून अभी भी यूरेनस से थोड़ा ज्यादा ब्लू अपीयर होता है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि नेपच्यून का एटमॉस्फेयर यूरेनस के कंपैरेटिवली कम हेजी है, जिसका रीजन क्या है ये हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आगे बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे स्कैम की जिसने 4 दशकों से, जी हाँ 40 सालों तक सबको बेवकूफ बनाया। मगर आपके लिए जाते जाते एक सवाल है, और वो ये कि नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि अगर हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन का। अब ठीक वैसे ही नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। देखते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखकर कुछ सीखते भी हो या फिर केवल एवे ही देखते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना
देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।